हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो आज हम मनोज मिश्र की पुस्तक को व्याख्यात कर रहे हैं। देखेंगे इसमें आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, इससे पहले लौकिक साहित्य की जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी हमने व्याख्या हो गई है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को देख लेंगे। इसमें देखेंगे अपभ्रंश की जो रचनाएं लिखी गई थी आदिकालीन में, उन रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, तो पहली रचनाएं आती आदिकालीन में अपभ्रंश की पहली रचना है वो है स्वयंभू के द्वारा लिखित। स्वयंभू आदिकालीन में सबसे अपभ्रंश में रचना करने वाले पहले कवि माने गए हैं। तो सबसे पहले इन्हीं की रचनाओं को लिया गया है। ये स्वयंभू ने कुल 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं, 4 रचनाएं इनकी मिलती हैं। पहली है पयुम चरियु, रिट्टिम चरियु, स्वयंभू छंद और पंचिम चरियु। पंचिम चरियु रचना जो है बहुत कम मिलती है देखने को, मोस्टली 3 ही रचना मिलती हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चारों को याद करेंगे। ठीक है, पंचिम चरियु बहुत कम देखने को मिली है, कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा नोट पॉइंट आप याद रखेंगे, इनका स्थिति काल 8वीं शताब्दी है, जो इनका समय काल है स्वयंभू का। ठीक है, रचनाओं का नहीं, स्वयंभू की बात हो रही है यहाँ पर। तो इनका जो समय काल है वो है 8वीं शताब्दी। सटीकता की बात करें तो ये 783 ईस्वी के निर्धारित की गई है। इनका जो समय काल है स्वयंभू का 783। आप लोग दोनों ही चीज़ याद रखेंगे, 8वीं शताब्दी और 783। ठीक है, तो 783 में इनका ईस्वी में इनका समय काल है, जन्म हुआ था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पयुम चरियु रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया हुआ है। अतएव इस रचना को डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसको अपभ्रंश की रचना का रामायण कथा किसने कहा है और किस रचना को माना जाता है। बहुत सारे पॉइंट इसमें मिल रहे हैं। और दूसरा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है। तीसरा पॉइंट है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं, आप सभी लोग समझदार हैं तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितने पॉइंट इसमें से निकल सकते हैं इस एक पॉइंट से। तो और दूसरा है कि भयाड़ी। ठीक है, अतएव इस रचना को डॉक्टर भयाड़ी को जरूर याद रखिएगा। भयाड़ी ने अपभ्रंश की रामायण कथा और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना है। और अब प्रश्न नॉर्मल नहीं बनते हैं कि प्रश्न थोड़े डीप ही बनते हैं। तो प्रश्न बन जाता है कि ये तो सभी जानते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो सभी जानते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तो स्वयंभू को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा है, तो ये सोचने वाली सब पॉइंट है। तो आप समझ सकते हैं भयाड़ी के द्वारा ये नाम दिया गया है अब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है, और इनकी रचना को रामकथा रामायण बोला है। ठीक है, दूसरा है पॉइंट रिट्टिम चरियु रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। पहली जो रचना है स्वयंभू चरियु, उसमें राम का चरित्र है, राम के दिनचर्या, राम का जो चरित्रांकन उसमें किया हुआ है रामायण के आधार पर। दूसरी इनकी रचना है रिट्टिम चरियु में इन्होंने रामायण को नहीं, राम को नहीं, कृष्ण को अपना भगवान माना है, अपना आराध्य माना है और उन्हीं के चरित्र का इसमें उल्लेख किया हुआ है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रिट्टिम चरियु में किसका उल्लेख है, तो भगवान कृष्ण का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इनको अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है पयुम चरियु अपभ्रंश की प्रथम कड़वक छंद रचना है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कड़वक छंद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मिलता है अपभ्रंश साहित्य में और दूसरे आदिकालीन में। ठीक है, कड़वक छंद एक छंद है जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लगाया जाता है, उसे कड़वक छंद बोलते हैं। तो ये अपभ्रंश की पहली रचना है, पयुम चरियु स्वयंभू के द्वारा रचित है, उसमें कड़वक छंद का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट देखेंगे पयुम चरियु में लगभग 12,000 श्लोक हैं। बहुत ही विशाल ग्रंथ है ये पयुम चरियु का, 12,000 टोटल श्लोक हैं। इसमें 5 कांड हैं एवं 9 संधियां हैं। ये भी महत्वपूर्ण है पॉइंट कि ये भी हमें याद रखना है कि पयुम चरियु में टोटल इसकी विशालता क्या है, इसके भाग क्या है, इसमें किसका उल्लेख हुआ है। तो आप समझ सकते हैं टोटल इसमें 12,000 श्लोकों का उल्लेख हुआ है। 5 कांडों में ये रचना बांटी गई है। 90 टोटल इसमें संधियां हैं, संधियां भी हैं। संधियां मैं बताऊंगी कि होता क्या है। दूसरा है इसमें 83 संधियां स्वयंभू के द्वारा तथा शेष 7 संधियां उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा लिखी हुई हैं। महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, तो सभी से रिक्वेस्ट है इस 6वें पॉइंट को जरूर नोट करें अपने नोट्स में और ये सारी की सारी डिटेल आप जरूर नोट कर लेंगे। इसमें 90 संधियां हैं, 90 संधियों में 83 जो संधियां वो स्वयंभू ने अपनी लिखी हैं। दूसरी है ये 7 टोटल 7 संधियां बची हैं, 7 संधियां इनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखी हैं और इस रचना को पूर्ण किया है। ठीक है, और देखी जाए तो ये स्वयंभू के द्वारा एक अपूर्ण रचना है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि अपूर्ण रचना स्वयंभू की कौन सी है। तो आप बहुत ही फेमस रचना है, हालांकि इनकी ये पहली रचना है ये तो पयुम चरियु, और विशाल रचना है
तो ये यही अपूर्ण रचना के रूप में भी मानी जा सकती है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे क्योंकि इनके पुत्र ने 7 संधियां जोड़कर इस रचना को पूर्ण किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है स्वयंभू के द्वारा रचित पद्दड़ियां बंद के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने गए हैं। ठीक है, पद्दड़ियां बंद, अब जो इसका सवाल बनता है कि पद्दड़ियां बंद क्या होता है और संधियां क्या होती हैं, इस चीज को आप लोग समझेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद पॉइंट बनता है कि अब इसमें पय्युम चरयू में जो कड़वक छंद था उसका क्या उल्लेख है। तो कड़वक छंद को माना जाता है कि 7 दोहों के बाद 7 चौपाई के बाद एक जहाँ दोहे का उल्लेख होता है उस श्रृंखला को कड़वक छंद माना जाता है, कड़वक रचना मानी जाती है। ये कड़वक है ना, एक अपभ्रंश भाषा में एक छंद है जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहे का उल्लेख होता है, उसे कड़वक छंद माना जाता है। इसके बाद जो उल्लेख था एक जगह के पद्दड़ियां बंद क्या है, ये लिखा स्वयंभू के अनुसार पद्दड़ियां बंद के प्रवर्तक प्रमुख चतुर्भुज नामक कवि माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्वयंभू की जो रचना है स्वयंभू पय्युम चरयू, उसमें पद्दड़ियों का प्रयोग हुआ है। पद्दड़ियां एक छंद है अपभ्रंश भाषा का, जिसे 3 भागों में बांटा गया है अपभ्रंश भाषा को, छंदों को, और उसमें है एक पद्दड़ियां बंद छंद है, दूसरा है दोहा बंद और तीसरा जो माना जाता है गेह बंद। 3 प्रकार के छंदों का उल्लेख हुआ है अपभ्रंश साहित्य में। तो उसमें से एक है पद्दड़ियां बंद। पद्दड़ियां बंद एक छंद है जिसमें 16 मात्राओं का जो पंक्तियां होती हैं, 16 रचनाओं का जो छंद है, जैसे अपनी भाषा हिंदी भाषा में 16 जहाँ पद मात्राएं होती हैं जिस पद में, उसे हम चौपाई बोलते हैं। वैसे ही अपभ्रंश में 16 मात्राओं का जो छंद था, जिन पंक्तियों में 16 मात्राएं हुआ करती थी जिस पद में, उसको पद्दड़ियां बंद रचना बोला जाता था। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको पद्दड़ियां और संधियां तथा कड़वक छंद का जो उत्तर है वो मिल गया होगा। जो आपके डाउट हैं वो उम्मीद करते सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो इस प्रकार से अपभ्रंश साहित्य में जो स्वयंभू की रचनाओं का उल्लेख मिलता है वो इस प्रकार से है। 7वां पॉइंट था, इसमें एक बार फिर से देख लेंगे। 7वां पॉइंट था स्वयंभू के अनुसार पद्दड़ियां बंद के प्रवर्तक चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ चतुर्भुज का नाम दिया हुआ है। चतुर्भुज उस टाइम के एक ऐसे कवि हुआ करते थे जिन्होंने पद्दड़ियां यानी कि 16 मात्राओं के पद की रचनाएं की थी। ठीक है, नाम के कवि माने जाते थे, तो उन्होंने की थी। इसके बाद अब आता है दूसरे कवि हैं अपभ्रंश साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत की कुल रचनाएं हैं, देख लेते हैं। पहली रचना है इनकी महापुराण, इसको यण कुमार चरयू बोलते हैं, नाग कुमार चरित्र बोलते हैं। दूसरी रचना है इनकी, मेरे से मिस्टेक हुई है, पहली रचना है महापुराण, दूसरी रचना है यण कुमार चरयू। ठीक है, यण कुमार चरयू जिसे नाग कुमार चरयू के नाम से भी जानते हैं। तीसरी रचना है इनकी जस हर चरयू, जिसे जसोदा चरित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट इनकी चौथी रचना है वो है कोश ग्रंथ। तो मूल रूप से जो पुष्पदंत की 4 रचनाएं मिलती हैं हमको अपभ्रंश साहित्य में। आप लोगों से उम्मीद है कि आप चारों रचनाओं को नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इनके महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग नोट जरूर कर रहे होंगे। पहला पॉइंट है, इस स्थिति काल को 10वीं शताब्दी माना गया है। मतलब जब पुष्पदंत अपनी रचनाएं लिख रहे थे, वो पुष्पदंत का समय जो है 10वीं शताब्दी के लगभग माना गया है। ठीक है, 10वीं शताब्दी के समथिंग पुष्पदंत का समय काल है। और स्वयंभू का जो समय काल है 8वीं शताब्दी है, और इनका एक्यूरेट यानी कि सही समय है वो है 783 ईस्वी स्वयंभू का। ठीक है, पुष्पदंत का जो समय काल है वो 10वीं शताब्दी माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, ये आरंभ में शैव मतानुयायी रहे हैं, किंतु बाद में अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध पर जैन इन्होंने अपना लिया था, जैन पंथ स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, साहित्य शिल्प एवं तात्विक दृष्टि से इनकी रचनाओं में निज भक्त, ठीक है, निज भक्त का प्रभाव देखने को मिलता है। ये स्वयंभू पुष्पदंत के विषय में बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इनकी महापुराण रचना 63 महापुरुषों का। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर आप नोट करेंगे, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है पॉइंट, तो आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। पॉइंट है इसकी महापुराण, इनकी जो पुष्पदंत की महापुराण रचना है उसमें 63 महापुरुष सलाखा महापुरुषों
के जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। 63 महापुरुषों के जीवन का इसमें उल्लेख है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है प्रसंग वंश, राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें राम कथा का यानी कि सूर्य वंश का उल्लेख मिलता है। इससे रिलेटेड जो भी हैं, जैसे राम के पापा का दशरथ, दशरथ के पापा रघु के पापा प्रदीप, इस प्रकार से उनके जो वंशज हैं उनका 63 वंशजों का इसमें उल्लेख हुआ है। ठीक है, इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वो है कहाँ मिला, कहीं और नहीं मिल सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने अपने ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए ये सिद्ध किया है कि जो उन्होंने लिखा है वो एकदम सटीक है। ठीक है, कहीं और मिल ही नहीं सकता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, शिव सिंह सेंगर ने इनको स्वयंभू का भवभूत कहा है। ठीक, स्वयंभू इनको भवभूत बोलते हैं अपभ्रंश भाषा का। और स्वयंभू को बोलते हैं, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, सॉरी उसके लिए। हाँ, जो स्वयं पुष्पदंत हैं, पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर भवभूत मानते हैं, भवभूत का कवि इन्हें माना है शिव सिंह सेंगर को। और स्वयंभू को वाल्मीकि माना है, अपभ्रंश का वाल्मीकि माना है भयाड़ी ने। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भयाड़ी ने माना है स्वयंभू को। ठीक है, और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूत माना है, वो माना है शिव सिंह सेंगर ने। ये दोनों पॉइंट आप याद करेंगे। दूसरा पॉइंट है महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। पॉइंट बनता है कि किस रचना के आधार पर पुष्पदंत को वेदव्यास कहा गया है अपभ्रंश का, तो आप कह सकते हैं महापुराण के आधार पर इन्हें वेदव्यास कहा गया है अपभ्रंश का। ठीक है, दूसरा है मान्य, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महात्मा भीम के संभावी कवि थे। ठीक है, दूसरा है इसका पॉइंट है, ये स्वयंभू को अभिमान मेरु कहा है इन्होंने, पुष्पदंत ने। ठीक है, स्वयंभू को अभिमान मेरु कहा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, वो है भविष्यत कथा यानी कि धनपाल की महत्वपूर्ण रचना। ठीक है, धनपाल की महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है भविष्यत कथा। देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। इनका समय काल है 10वीं शताब्दी माना गया है। दूसरा है पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विंटर निज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। ये एक रोमांटिक रचना माना है। ठीक है, दूसरा इसमें कोई ऐसा विशेष तथ्य नहीं है। इसके बाद है अब्दुल रहमान की संदेश रासक रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें मोस्टली ये पूछा जाता है कि संदेश रासक किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं कि संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट है इनका समय काल 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय काल निर्धारित किया गया है। दूसरा है संदेश रासक एक खंड काव्य है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि संदेश रासक किस प्रकार की रचना है, तो ये एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, विक्रमपुर की, जिसमें दूसरा पॉइंट है, इसको अधड़ माण के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना को अब्दुल रहमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको, ठीक है, अब्दुल रहमान को, सॉरी रचना नहीं है इसमें, अब्दुल रहमान है। ठीक है, अधड़ माण के नाम से भी जानते हैं, अधड़ भी कहते हैं और इन्हें अब्दुल रहमान भी कहते हैं। दोनों पॉइंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए है कि इन्होंने, ये मुसलमान होकर भी इन्होंने भारतीय भाषा यानी कि हिंदी का प्रयोग किया है उस टाइम, जबकि जो मुसलमान कवि हुआ करते थे वो अपनी मोस्टली रचनाएं उर्दू में, फारसी में ही लिखा करते थे। लेकिन अब्दुल रहमान एकमात्र ऐसे कवि थे उस टाइम जिन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदी भाषा का उल्लेख किया, हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस रचना का, वो है संदेश रासक एक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, ये संदेश रासक जो है एक श्रृंगार रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, वो है जोहिंद्र यानी कि योगेंद्र, चाहे जोइंद्र कह दो चाहे योगेंद्र कह दो, एक ही बात है, दोनों नाम हैं इनके। ठीक है, दूसरी इनकी दो प्रकार की दो रचनाएं मिलती हैं, एक है परमात्मा प्रकाश, दूसरा है योग सागर। दोनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, दोनों रचनाएं इनकी आती हैं उल्लिखित रूप में। ठीक है, और इनका जो समय काल है वो है 6वीं शताब्दी निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है राम सिंह की रचना है पाहुन दोहा। राम सिंह की रचना है पाहुन दोहा, इससे रिलेटेड पॉइंट है। इसका जो समय काल है 11वीं शताब्दी निर्धारित किया हुआ है। इस रचना में इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा
त्याग, आत्मज्ञान और आत्मा को महत्व दिया गया है, यानी कि ये एक अध्यात्म रचना के रूप में उल्लेखित हुई है। ये श्रृंगारिक रचना नहीं है, मोस्टली श्रृंगारिक या योगात्मक रचनाएं लिखी गई हैं आदिकाल में। लेकिन यहाँ ये लिखने वाला पॉइंट है, आप सभी के लिए नोट करने वाला है कि पाहुन दोहा है वो किस प्रकार की रचना है। तो ये एकमात्र अध्यात्मक रचना है जिसमें त्याग और आत्मज्ञान का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट दूसरी रचना, वो है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है। कवि हैं इसके हेमचंद। हेमचंद के द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है शब्दानुशासन। महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके देखेंगे, इसका समय काल है 12वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। दूसरा पॉइंट है ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज सिंह विक्रम संवत 1150 से लेकर के 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल, ठीक है, के आश्रय में लिखी हुई रचना है ये। ठीक है, जो हेमचंद हैं वो इनके सिद्धराज जयसिंह के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, उनके समय काल ये निर्धारित किया हुआ है 1199 से लेकर 1200 के समथिंग, 1230 ईस्वी के लगभग माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी रचना है, दूसरा पॉइंट है इनकी रचना सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। एक बड़ा भारी व्याकरणिक ग्रंथ है। बहुत बार आता है कि व्याकरणिक ग्रंथ कौन सा है, तो हेमचंद का शब्दानुशासन एक व्याकरणिक ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश 3 भाषाओं का समावेश किया हुआ है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसे जरूर इंपोर्टेंट लगाकर 23 के लिए जरूर लिख लेंगे। और इस रचना में जो 3 भाषाओं का व्याकरण समझाया गया है, जिसमें है संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत भाषा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोए या फिर पद उद्धृत किए हैं तथा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट दिया हुआ है और कुछ पंक्तियां हैं इनकी। भला हुआ जो मारिया वाहिड़ म्यारो कंत लज्जय के तुम बहन सिद्धू जय भंग्या घर एंतु। मतलब बिहाड़ी जो नायिका है वो अपने सखी से कहती है कि भला हुआ जो मेरा शौहर यानी कि मेरा पति या मेरा स्वामी जो है कि वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी कि युद्ध में मारा गया है। वरना तो अगर वहाँ से अगर हार के आता तो मैं लज्जा महसूस करती अपने आप में, क्योंकि मेरा शौहर, मैं नहीं चाहती कि किसी से हार के आए। और क्या मैं अपनी सखी को अपना मुंह दिखाती, उनके सामने मैं लज्जित होती, इसलिए मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है। ऐसा ये पंक्तियाँ हैं शब्दानुशासन की हेमचंद की। ठीक है, हेमचंद की जो रचना है शब्दानुशासन, ये उसकी पंक्ति हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत बार आती हैं, तो इन पंक्तियों को जरूर अपने नोट्स में ऐड करेंगे। बहुत बार ये पंक्तियां आई हैं, भला हुआ जो मारिया बहनी मारो कंत। ठीक है, दूसरी पंक्ति है ये पिया संगम कहीं निदड़ी पैहू पखू केव महिव त्रबी वित्रसिया निंदन एव न तेव। ये प्रमुख पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को आप जरूर नोट कर लेंगे। दूसरी पंक्तियां हैं, इसमें दूसरी पंक्तियां हैं जैसो न आए वो दोही धरु काव अहो मुद्रहु तुच्छयु बहुड़ू जग खंडही तही सही ये सुप्रिय होए न मुच्छऊ। ये प्रमुख पंक्तियां हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज ये महत्वपूर्ण रचनाएं हमने देखी हैं, हिंदी आदिकाल के गद्य रचनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे और उम्मीद करते हैं ये रचनाएं आपको समझ आई होंगी। और तो थैंक यू, आज इतना ही।